नमस्कार। आज अपन देखते हैं नया टॉपिक फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। चैप्टर नंबर 46 है अपने टीएमएच का। और इसके देखो वैसे क्वेश्चन है, प्री में भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और मेंस के अंदर तो बहुत ही अच्छा यूपीएससी के अंदर ये टॉपिक है। और फिर करंट में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रखता है, हर 5वें साल अपन को ये देखने को मिलता है। ठीक है ना, मतलब जैसे दर्पण भी हुआ, अच्छे खासे आप कहीं भी एडिटोरियल पढ़ोगे तो वहाँ एक ही अच्छा टॉपिक कवर होता है। और फिर लेटेस्ट में रेलिवेंस करंट होता है, जैसे अभी 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी हाल ही में 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश हुई। ठीक है ना, और काफ़ी एक ये मतलब वाइब्रेंट टॉपिक है और काम का टॉपिक है। ठीक, तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर है। ये पार्ट 12 के अंदर है। ठीक है, और पार्ट 12 जो डील करता है वो सेंट्रल स्टेट के मध्य फाइनेंशियल रिलेशंस, वित्तीय रिलेशंस में डील करता है। वही पार्ट 11 और पार्ट 12 फाइनेंशियल रिलेशंस में, पार्ट 11 और 12 सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के अंदर है। ठीक है ना, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, पार्ट 11 एंड 12। तो 11वें का तो जैसे मैंने बताया था लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एंड 12th जो है ये अपन देख रहे हैं ये फाइनेंशियल रिलेशंस, इसमें फाइनेंस कमीशन, ग्रांट एंड एड वो सब आता है। वित्त का अलग से चैप्टर है जो है अपन ये देख रहे हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के मध्य केंद्र राज्य संबंधों में। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी क्या चीज़ है कि अब चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्ट नंबर 12 में, तो एक फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, संवैधानिक निकाय हो गया, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तीसरी चीज़ ये है कि जो फाइनेंशियल रिलेशन है इसी में अपन जैसे इसको, इसके लिए एक वर्ड यूज आता है फिजिकल फेडरेशन। ठीक है ना, वित्तीय संघवाद। ठीक, तो जैसे अपने 2025 में भी मेंस में क्वेश्चन आया है, और इससे पहले जैसे 13th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पूछी गई हैं, 14th फाइनेंस कमीशन की पूछी गई है कि हाउ डेविएशन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, फिजिकल फेडरेशन कैसे, फिजिकल फेडरलिज्म सॉरी, तो ये सब के बारे में। ठीक है, तो और 15th की आरएस के अंदर आई मेंस के अंदर, और 16th अपन ये देख रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक रेलिवेंस रखता है। तो फाइनेंशियल रिलेशंस, और यू भी बोल सकते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, वित्तीय संघवाद। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280 है। ठीक है, तो जैसे अपन ने देखा, क्या देखा कि 1 2 पार्ट नंबर 12, तो 2 तो यही आ गया। फिर 2 और 8 को अपन जोड़ेंगे तो 10 आता है ना, तो 10 का अपन ने 10 ये लिख लिया ऐसे। तो मोटा मोटा यूँ याद रख सकते हैं, हर आर्टिकल की एक इमेज अपन को दिमाग में जनरेट करनी है, जिससे कि वो छवि बनाए, है ना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इतना सीधा नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं बीच में स्टेटमेंट में घुसा रहता है, तो वहाँ अपन को कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए अपना। तो आर्टिकल नंबर 280 और पार्ट नंबर 12। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है नेचर कैसा है, क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक, है ना। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है, न्यायिक तो है लेकिन आधा है, पूरा न्यायिक हो जाता तो वो जुडिशियल कहलाता है, जुडिशियल, लेकिन ये जुडिशियल नहीं, क्वासी जुडिशियल है। कहने का मतलब क्या है, क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है, मतलब ये सजा नहीं दे सकता, समझ रहे हो, सजा नहीं दे सकता, फाइन नहीं लगा सकता, जो कोर्ट कर सकता है वो ही नहीं कर सकता। फिर सर जुडिशियल है तो किस मामले में है कि कोई भी ये डॉक्यूमेंट को तलब कर सकता है कि ये हमें बताओ, किसी भी व्यक्ति को ये बुला सकता है कि हाँ मुझे समझाओ, ये बताओ, ऐसे कराओ, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ है तलब, है ना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्वासी जुडिशियल ये देख लो। फिर अपन देखते हैं कि क्रिएटेड बाई, क्रिएट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटेड बाई या अपॉइंटेड बाई। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो एक ये इसमें बहुत अच्छा फैक्ट इंक्लूड होता है। तो क्रिएटेड बाई प्रेसिडेंट, है ना, क्रिएटेड बाई प्रेसिडेंट या अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। क्रिएटेड एट द रेट एवरी 5th ईयर, हर 5वें साल इसका गठन होता है। मैंने देखो क्या बोला है, क्रिएटेड एट द रेट, गठन, गठन पे तो हर 5वें साल होता है, एट द रेट मतलब हर 5वें साल। और कितने साल के लिए इसकी लागू होती है अवधि, रिकमेंडेशन कितनी अवधि के लिए लागू होती है, 5 साल के लिए, 5 है। फिर फर्स्ट अपॉइंटेड किसने किया, फर्स्ट जो अपॉइंट हुए थे उनके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी, तो नियोगी है ना, नियोगी, तो इसको अपन को कैसे याद रखना है कि नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग करो फाइनेंस की, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, 1951 के अंदर ये बना था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, पहले लोकसभा चुनाव जो होंगे ना वो 1952 के अंदर होंगे, चालू तो 51 के अंदर हो गए, लेकिन रिजल्ट 1952 में आया था, 52 आता है। अब आता है कि इन, तो इसमें है ना केसी नियोगी है, नियोजन, तो फाइनेंस का अपन को करना है नियोजन। ठीक, तो मैं बता रहा था जैसे ये 1951 फर्स्ट फाइनेंस कमीशन और ये लोकसभा इलेक्शन 1952, तो कई बार आ जाता है कि इनको आप सीक्वेंस में जमाओ इन इवेंट्स को, तो 52 अपन को ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब 51 केसी नियोगी। अब अपना आया लेटेस्ट जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन है। गठन कब हुआ, 31 दिसंबर 2023।
है ना, मतलब अगला दिन हो जाता तो क्या पता न्यू ईयर हो जाता है, लेकिन कुछ बेंडिंग होने से ये 31 दिसंबर 2023। और पहले तो चीज़ ये समझो, और गजटेड नोटिफिकेशन निकाला किसने, राष्ट्रपति ने, ठीक। और ये यहाँ आ रहा है, ये राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, पहली चीज़ तो ये है। अब जैसे आया कि ये देखो, मैंने दो चीज़ बताई थी, गठन हुआ राष्ट्रपति, गठन हर 5 साल। अब थोड़ी सी आएगा, 2-3 चीज़ें समझ लो आप, जो लिख लो कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी ना, वो रिपोर्ट जो संसद में पेश हुई है वो आपने 1 फरवरी 2026, ठीक है, रिपोर्ट दी है ये। और जिस इनका जो ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, पीरियड ऑफ रेफरेंस बोलते हैं उसको, पीरियड ऑफ रेफरेंस, किस अवधि के लिए इनकी सिफारिशें लागू होंगी, वो है 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से। 5 साल के लिए रिकमेंडेशन लागू रहती है, तो वो हो गई अपनी 30 मार्च 2031 तक। ये इनका पीरियड ऑफ रेफरेंस है। तो आप समझे आप, और थोड़ा एक चीज़ और समझो, गठन जो होता है ना वो 2 साल पहले होता है, ये समझने वाली बात है, 2 साल पहले। भाई वो स्टडी भी तो करेगा ना 2 साल तक। और 16th फाइनेंस कमीशन मैंने उसके हेड कौन, अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया एंड टीम, मतलब 1+4, इसके अंदर 4 मेंबर होते हैं, अभी अपन देखेंगे, ये रखा 4 मेंबर। तो इस टीम को पढ़ाई करने के लिए तो समय भी तो चाहिए ना, कि भाई कितना क्या सेंटर स्टेट के मध्य कितना शेयर होएगा, डिवीजन पूल क्या होगा, फंक्शन देखेंगे अपन आगे। तो वो कितना आपको केंद्र का जो टैक्स रेवेन्यू उसमें राज्यों को कितना मिले, कितना शेयर स्टेट्स का हो, तो वो सारा स्टडी करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो इनको टाइम दिया, देते हैं हर साल, तो वो 2 साल का टाइम इनको मिला। तो अब देखो कहने का मतलब क्या है, देखो 2023 मतलब यूँ मान लो कि 2024 को इनमें गठन हुआ 1 जनवरी 2024, ठीक है। फिर 24 में स्टडी करी, 25 में स्टडी करी, और फिर 25 में 2 साल मिल गए स्टडी के, 24 25 26 के अंदर इन्होंने राष्ट्रपति को सबमिट कर दी, और फिर वो संसद में पेश हुई। रिपोर्ट ही राष्ट्रपति को देते हैं, और फिर राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, अपन देखेंगे अभी आगे, ठीक है ना। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही रिपोर्ट करते हैं, समझ गए। तो फिर 2 साल पहले गठन हो गया, 23 मत पढ़ो इसको, क्योंकि ये दिसंबर 23 है, तो 1 जनवरी 24 मान लो अपन, तो 24-25 2 साल स्टडी, फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन की अवधि ये 5 साल आ रही पूरी, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को समझना है, और 5 साल पहले ही गठन हो जाता है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन है, उसका जो टेन्योर एंड हो रहा है ये 1 अप्रैल, ये टेन्योर 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर एंड होगा 1 अप्रैल 2026। तो 26 से अपन ने 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया था, मतलब 1 जनवरी 24 को, 31 दिसंबर 23 को अपन 1 जनवरी 24 पढ़ रहे हैं, तो 2 साल पहले गठन हो जाता है, ये ध्यान रखना है अपन को। अब आप सोचो कि 17th फाइनेंस कमीशन जो होगा उसका गठन कब हो जाएगा, मुझे बताओ, कि 2031 के अंदर 16th खत्म हो रहा है, तो 17th फाइनेंस कमीशन 2 साल पहले, कि कहने का मतलब 31 से 2 साल पहले 30 और 29, है ना। तो मतलब 31 दिसंबर 2028, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 जनवरी 2029, क्योंकि 29-30 में स्टडी करेंगे, 31 में रिपोर्ट आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 17th फाइनेंस कमीशन की जो अपॉइंटिंग डेट होगी वो होगी अपने 2028, 31 दिसंबर 2028, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 जनवरी 2029। क्यों? क्योंकि 29 में पूरा 29 स्टडी कर लिया, पूरा 30 स्टडी कर लिया, और फिर जनवरी 2031 के अंदर वो रिकमेंडेशन देंगे, और वो रिकमेंडेशन लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2031 से। यहाँ जब 16th खत्म हो रहा होगा तो 17th सीन के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये जो जितनी मैंने आपको ये डेटबाजी जो समझाई ना, डेटबाजी, तो वो डेटबाजी अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि सर 23 के अंदर गठन किया था और 26 में लागू हो रही है सिफारिश, ये ऐसा कैसे, हर 5 साल के लिए गठन होता है, लेकिन वो 2 साल पहले गठन होता है, खत्म जो चल रहा है उसके खत्म होने से 2 साल पहले, ये 2 साल पहले। तो ये सारी जगलिंग अपने को समझनी है, कुछ टिपिकल नहीं है, टाइम दे प्यारे। अगर ये हो रहा है अरे यार क्या खचड़ बचड़, टाइम नहीं देने की, अपन यूँ लग रहा है कि अपन यार 2 ही मिनट में कर लें इसको, बंद कर दो टॉपिक, ठीक है ना। जो करने का मन हो रहा है ना, ये करने का मन हो यार 2 मिनट में करें यार, फिर मेरे को वो काम करना है, तो प्यारे पहले इस 2 मिनट वाले को छोड़, पहले जिसकी जल्दी लग रही है ना पहले वो कर ले, या वो कर लो, है ना, फिर वापस इस पर आ जाना, क्योंकि जल्दबाजी का नहीं है गेम, ये बहुत ठहराव का गेम है, समझ गए। ये लेटेस्ट ये मैंने बताया अपना। फिर अपन जैसे अरविंद पनगड़िया, तो राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक्स के मास्टर हैं, कोलंबा यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। और जैसे आपने देखा अपना नीति आयोग का गठन हुआ, तो नीति आयोग के ये पहले वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया 2015-17। फिर थोड़ी सी जैसे जो भी कैबिनेट का दर्जा था इनको, फिर जो थोड़ी बहुत टसल हुई, फिर इन्होंने छोड़ दिया, फिर वापस इन्होंने तो पढ़ाने अच्छा लगता है, फिर वापस कोलंबिया चले गए हैं।
और जगदीश भगवती का भी नाम सुना होगा आपने, जो इंडिया की तरफ से इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ के बहुत बड़े दावेदार हमेशा रहे हैं, है ना। तो ये वही अरविंद पनगड़िया अपने राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब इनके ब्रदर अशोक पनगड़िया मतलब वेल नोन न्यूरो सर्जन, अब तो शांत हो गए, यहाँ मोती डूंगरी के पास उनका जयपुर के अंदर ही बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो ब्रदर इकोनॉमिस्ट और अशोक पनगड़िया न्यूरोलॉजिस्ट इंटरनेशनल फेम के। खैर चलो, तो है ना, तो लेटेस्ट ये 16th है मैंने बताया, और करंट में जो 16th फाइनेंस, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, करंट में और आएगा। 16th फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है वो 41% दी है कि डिविजल पूल, मतलब कि केंद्र के जितने भी टोटल टैक्सेज हैं जो मैंने आपको पार्ट 11 में पढ़ाए थे, उनमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिले, 41% मिले। और ये बिल्कुल इन्होंने सेम रखा है जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी। तो देखो ये 15 है ना, तो 15 को 51 कर दो, तो देखो 51 41 51 क्या है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो जितनी रिकमेंडेड किया था कि इतना शेयर मिलना चाहिए केंद्रीय सेंट्रल टैक्सेस में से स्टेट्स को, वो परसेंटेज वो सेम है 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन की, तो वो है 41%, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कितना होता है, 1+4 होता है। अभी जैसे मैंने बताया 1+4, तो इसको लिखा 14, इसी को अपन उल्टा कर दिया 41, ऐसे भाई 41% अभी इसने रिकमेंडेशन करी ना ऐसे, तो 1+4 सदस्य होते हैं। अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, गजट नोटिफिकेशन निकलता है प्रेसिडेंट का बाकायदा। फिर टेन्योर बाय प्रेसिडेंट 5 साल होगा। रीअपॉइंटमेंट यस, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको। मेंबर अगले फाइनेंस कमीशन के अंदर रिपीट हो सकता है, चेयरमैन रिपीट हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, यूं कि नहीं होगा ऐसे। फिर क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है बाई लॉ कि कौन क्या होगा। तो मतलब कोई जो आएगा मेंबर चेयरमैन के रूप में, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, संसद। फिर क्या होता है, क्योंकि देखो क्वालिफिकेशन संबंधी बात हो गई, ये एक्ट की बात हो गई, ठीक है ना, पूरा रूलिंग करना, तो ये सारा काम संसद ही करती है रूलिंग संबंधी। अब जो क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर रखी है, तो हेड की क्या डिसाइड कर रखी है, बस इतनी ही है कि पब्लिक अफेयर्स का उनको एक्सपीरियंस हो, कि पब्लिक के बीच में पब्लिक की क्या क्या डिमांड है, कैसे होगा, गरीबी क्या होती है, कैसे क्या उसमें रेमेडिएशन होगी, इनका ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पब्लिक अफेयर्स का, पीए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तो चूंकि नीति आयोग में अच्छा उन्होंने काम किया था, तो पब्लिक अफेयर्स का तो ज्ञान था ही, ऐसे, ठीक है। फिर मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, अब देखो इनमें कहीं भी 1+4 की क्वालिफिकेशन में एज का कहीं भी कोई इशू नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम का। टेन्योर मेंबर का नहीं, टेन्योर कमीशन का है पूरा, जो 5 साल अपन देखते हैं, 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देगी, ऐसे ऐसे यूँ। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होगी, हाईकोर्ट का जज या एलिजिबल उसके योग्य। तो हाईकोर्ट के जज की अपन ने जैसे देख रखी है क्या, कि 10 साल का उनको जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी का, या अपने जुडिशियल वर्क के रूप के अंदर, ये देखा था अपन ने। एज संबंधी यहाँ कुछ भी नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, 665 या 565 कुछ भी नहीं है ऐसा। इस पर अब 3 ये स्पेशल नॉलेज हैं EFA के, मतलब FAE है यहाँ, तो उसको अपन EF कुछ भी अपन पढ़ सकते हैं। स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस का, स्पेशल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, और स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वित्तीय प्रशासन और अर्थशास्त्र का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये है अपने जगदीश भगवती, ठीक है ना। एज संबंधी कुछ भी नहीं है। अब आता है मेन जो काम है फंक्शन, ठीक है, ये मेंस के अंदर काफ़ी आता है, और कई बार तुलना करा लेते हैं पिछले से आपकी, कई बार कॉन्सेप्ट के रूप में पूछते हैं, तो अलग से अपन देखेंगे। और फंक्शंस क्या, सबसे पहले रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को देते हैं अपनी रिपोर्ट, अभी आएगा नीचे और रिपोर्ट टू ये, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये डिवीजन ऑफ टैक्सेस सेंटर एंड स्टेट के मध्य, कि जैसे सेंटर ने 100 रुपये वसूले, ठीक है ना, इसके लिए पार्ट 11 देखो, पहले वीडियो उसका अपलोडेड है पूरा, ठीक है। 100 रुपये वसूले, उसमें स्टेट्स को कितना हिस्सा मिलेगा, 41% मिलेगा, ये भी 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला, जो कि सेम है, ये प्रतिशत सेम है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के समान ही। फिर सेकंड, ग्रांट इन एड टू स्टेट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ग्रांट मतलब अनुदान, ठीक है। अनुदान का मतलब क्या होता है, एक तो नॉर्मल पैसा देते हैं तो उसमें ब्याज भी लगता है, चुकाना भी पड़ता है। अनुदान क्या है, ठीक है, कई बार टैक्स फ्री होता है, कई बार इंटरेस्ट होता है, बहुत कम उसमें होता है, ठीक है। ग्रांट में क्या है, जैसे मान लो कहीं सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी कोई होगी, कोविड, तो उसमें ग्रांट इन एड दी जाती है सेंटर से स्टेट को, संचित निधि से, कॉन्सर्ट फंड से। वो कितना क्या होगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, वो सब फाइनेंस कमीशन बताता है। फिर स्टेट्स को ये मतलब
स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको बढ़ाने की या उसको एनरिच करने की बात करता है, ठीक है ना। स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग होता है, मैंने आपको बताया था। अब मुझे बताओ, पंचायत राज अपन देख चुके, तो मैंने बताया था क्या नोट पे शाही लगी हुई आपको नोट चाहिए क्या, तो आई था, देखो वो 243 आई से याद आया, मैंने बोला ये चाहिए, तो ये था पंचायतों के लिए, और 243 वाई था किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था, तो वो अलग है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बोलता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन से स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा या कितना परसेंटेज जाएगा इन लोकल बॉडीज को। तो सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन उसको कोई भी लेना देना नहीं है पंचायत राज संस्थाओं से। सेंट्रल ने बस इतना बोला है कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को थोड़ा एनरिच करो, उसको मजबूत बनाओ, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक बनाओ। प्रिंसिपल मतलब कि कैसे उस वहाँ से पैसा निकले कंसोलिडेटेड फंड से, कैसे पंचायती राज संस्थाओं को, ग्रामीण और शहरी स्वायत्त संस्थाओं को, लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा पैसा मिले, तो उसके एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आप बनाओ, है ना। इतनी सिफारिश ने दी कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को एनरिच करो फॉर मोर ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज को कितना पैसा मिलेगा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से या स्टेट अपने स्टेट के डिविजिबल टैक्स के डिविजिबल पूल से, टैक्सेस के रेवेन्यू से जो डिविजिबल पूल बना उससे, उस पर ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता है। ये क्रॉस मैंने उसी का लगाया, ठीक है ना, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। फिर जैसा राष्ट्रपति ने इनको कोई निर्देश दिया, पीआर इंस्ट्रक्शन, राष्ट्रपति को निर्देश दिया, इस पर आप रिकमेंडेशन दो, वो काम, ठीक है। तो ये अपने हैं मेन। तो इसमें तो क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले डिविजिबल पूल आ गया, फिर गारंटी नीड आ गया, और फिर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को एनरिच करने की बात ये करता है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो निर्देशित करे स्पेशल, ये हो गया अपने। फिर एक अलग से काम था 1960 तक कि जूट उत्पादित राज्यों को जूट एक्सपोर्ट ड्यूटी के रिम्बर्समेंट पर सुझाव। वेस्ट बंगाल जूट उगाता है लेकिन एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला यार हम तो साला एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हो, तुम हमें भी टैक्स कर रहे हो, तो बोला देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी, हाँ जितनी लगी वो हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। तो ये रिम्बर्समेंट का फॉर्मूला कौन सुझाता था अपने को, फाइनेंस कमीशन। फिर 1960 में अपन ने खत्म कर दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी जूट पे, तो अब खत्म ही। रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति कहाँ रखाते हैं, संसद में रखाते हैं। जैसे मैंने बताया 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी संसद में रखाई गई 1 अप्रैल 2026 में, समझ गए। 1 फरवरी 2026, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, तो पहले संसद में रखा हो भी तो सही, फिर देखें। हाँ फिर एक चीज़ और मैं बता दूं, हाँ चलो आगे लिखी हुई, सॉरी। नेचर ऑफ एडवाइस, नेचर ऑफ एडवाइस एडवाइजरी नेचर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 15% सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में से, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में से 41% जाएगा स्टेट को, ठीक है। ये फाइनेंस कमीशन ने बोला, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट इसको बढ़ा भी सकती है, पार्लियामेंट इसको घटा भी सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने देखा था कि भाई एक पैनल बनेगा मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में, तो जो सिलेक्ट कमेटी है उसने, सर्च कमेटी ने जो 5 के नाम सुझाए उनसे अलग भी वो सेलेक्ट कमेटी सेलेक्ट कर सकती है इलेक्शन कमीशन में, अपन ने देखा था, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, तो कहने का मतलब रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर एडवाइजरी इन नेचर, नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। संसद घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है इस 41% को, कुछ भी कर सकती है, बढ़ाना है घटाना। फिर नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्वासी जुडिशियल, तो ये ध्यान रखना अपन को। रिकमेंडेशन का नेचर कैसा है, एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग, और इंस्टीट्यूशन का कैसा नेचर है, क्वासी, अर्ध न्यायिक, ना कि फुल्ली कोर्ट। अर्ध न्यायिक क्या होता है ऊपर समझाया मैंने। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट, टेन्योर प्रेसिडेंट। फिर रिपोर्ट संसद में मतलब संसद में पेश होती है ये, ठीक है। और क्वालिफिकेशन संबंधी जो नियम बनाने हैं वो कौन बनाएगी, संसद, पार्लियामेंट। तो जहाँ जो है ना वो ध्यान में रखना है। और एक अच्छा क्वेश्चन मैंने बताया था कि 2 साल पहले गठन होता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके खत्म होने में 2 साल से पहले गठन होएगा। रिकमेंडेशन का पीरियड 5 साल रहता है, ठीक है। यू यानी मतलब एडवांस के अंदर इसका गठन हो जाता है, 2 साल एडवांस के अंदर, 2 ईयर एडवांस गठन हो जाता है। ये चीज़ अपनों को समझनी चाहिए, समझ गए। तो ये छोटा सा इसके अंदर चीज़ है, ये ध्यान रखो। शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, वैसे तो देखो ये छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट ये टॉपिक एक है। जैसे रिकमेंडेशन के मामले में, फिर कॉन्सेप्ट फिस्कल फेडरलिज्म जो है, वित्तीय संघवाद, उसके संदर्भ में, तो वो मेंस के जैसे क्वेश्चन है तो उनके मैं आंसर्स के रूप में आपको समझा दूंगा बढ़िया से। अभी तो इसको बेसिक ऐसा देखो, फिर जो क्वेश्चन है अपने को घटना चक्र में मिलते हैं, लूसेंट में मिलते हैं, अरिहंत में, उनको एक बार इसको सर से निकाल से देखो, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट था, देखो आनंद लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, ओके।